हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में। द प्रोटीन्स आर द एसेंशियल बायोमोलिक्यूल्स दैट सर्व डाइवर्स फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। Understanding their intricate three-dimensional structure in the crucial for unraveling biological process। प्रोटीन की स्ट्रक्चर से प्रोटीन के फंक्शन का कंट्रोल कैसे होता है, साथ में हम ये भी समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रभावित करते हैं। उसी की डिटेल को हम अभी समझेंगे। यहां पर सबसे पहले हमने लिखा है प्रोटीन की स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर और प्रोटीन। प्रोटीन में 4 तरह की स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना का तात्पर्य क्या है, उसको सबसे पहले हम समझते हैं। मैं यहां लिख देता हूं, द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में कितने अमाइनो एसिड्स के नंबर है और उन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस क्या है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। यहां पर स्ट्रक्चर का तात्पर्य कोई फिजिकल एंटाइटी से नहीं है। यहां स्ट्रक्चर का तात्पर्य द कैरेक्टर ऑफ ए प्रोटीन है। हम जानते हैं कि प्रोटीन किसका बना होता है, अमाइनो एसिड्स का। और जब अमाइनो एसिड्स आपस में, हम जानते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, एक पेप्टाइड बॉन्ड की बात करते हैं। यहां पर हो गया एल्काइल ग्रुप, और उसके बाद में क्या होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप, और उससे नेक्स्ट जो अमाइनो एसिड होता है उसका NH2 ग्रुप आपस में जुड़ करके क्या बना लेते हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख पाएंगे, यहां पर मैं एक 2 अमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ देता हूं। इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। हमने कहा कि ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे का अमाइन ग्रुप आपस में मिल करके बना देते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ करके लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बना लेते हैं। यानी कि मैं यहां पर आपको अगर समझाना चाहें तो आप यहां पर देख पाएंगे, जैसे मैंने कहा ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये चौथा अमाइनो एसिड। ऐसे so many amino acids are bonded in the linear fashion to make a polypeptide chain, and this structure is a polypeptide chain। तो इस जो सीक्वेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। यानी कि आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना, केवल 2 वर्ड्स ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब इसको समझने से पहले हम एक और डिस्कशन करेंगे कि which factor determine the sequence of amino acid, means which factor determine the primary structure of the protein। यानी कि जब कोई नई प्रोटीन का सिंथेसिस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। आपने पढ़ा हुआ है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि आरएनए पे जेनेटिक कोड होते हैं और उसके ऊपर क्या होते हैं, ट्रांसलेशन होता है और उससे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप इसको समझिएगा। हमने कहा कि एक डीएनए मॉलिक्यूल है, यहां पर ये एक है डीएनए मॉलिक्यूल जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं। आप इससे बहुत क्लियरली समझ पाएंगे कि मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है, उसका फ्लो क्या होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। हमने कहा यह एक है डीएनए मॉलिक्यूल। आप जानते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन an mRNA is synthesized on the template of the DNA molecule, and this molecule is the mRNA as its name imply। mRNA का मतलब क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। ये डीएनए से मैसेज लेकर आ रहा है। किस बात का मैसेज लेकर आ रहा है, कि कौन सी प्रोटीन को बनाना है। हम जानते हैं हमारे शरीर में ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम, एंड एंजाइम्स आर द प्रोटीन। तो एंजाइम्स के बनाने का कंट्रोल कैसे हो रहा है, प्रोटीन का कंट्रोल कैसे करेगा डीएनए। डायरेक्टली डीएनए प्रोटीन का कंट्रोल नहीं कर सकता। तो डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन किसको देगा, एमआरएनए मॉलिक्यूल को देता है। डीएनए अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किसको देगा, एमआरएनए में। कैसे देगा, द सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। एमआरएनए पर आप जानते हैं
ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े रहते हैं। एमआरएनए भी क्या है, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है। तो यहां पर जब ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, इस पे आप थोड़ा समझिएगा, मैं यहां पर एग्जांपल से बता देता हूं। यहाँ पर इस नीचे एक फिगर बना देता हूं मैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं ये एमआरएनए मॉलिक्यूल है, आप समझ जाएंगे। ये जो एमआरएनए मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं कि जो पहला जो जेनेटिक कोड है वो कोडॉन क्या है, AUG है। नेक्स्ट मान लेता हूं कि मैं यहाँ पर CCC है। तीसरा जेनेटिक कोड एक बार के लिए मैं मान लेता हूं GUG है। ऐसी कंडीशन में जब इस एमआरएनए के ऊपर एक प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का सिंथेसिस होगा, तो उसमें सबसे पहला अमीनो एसिड्स क्या आएगा, मेथियोनिन आएगा। उसके बाद दूसरा आएगा प्रोलिन आएगा, तीसरा आएगा वेलिन आएगा। ऐसे क्या होंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं देयर इज ए रिलेशनशिप between the codon and the amino acid. This AUG code denotes the which one, the methionine amino acid. तो जब कभी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में एमआरएनए पर जब जेनेटिक कोड कौन सा होता है, AUG होता है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में फर्स्ट जो अमीनो एसिड है वो कौन सा होगा, मेथियोनिन। Similarly, I am going to describe you here that what is the mean of the CCC. This CCC genetic code, the codon specify the proline. तो अगर जब इसमें प्रोलीन आएगा, CCC अगर सीक्वेंस आ जाएगी, तो नेक्स्ट अमीनो एसिड कौन सा हो गया, प्रोलीन हो गया है। इसी तरीके से हमने कहा GUG कोड है वो वेलिन के लिए है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन में कौन सा आएगा, नेक्स्ट आ गया वेलिन हो जाएगा। कहने की बात है, ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है जिसको मैं कह सकता हूं ट्राईपेप्टाइड, अभी 3 अमीनो एसिड जुड़े में हैं, मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, एक ट्राईपेप्टाइड है। इस ट्राईपेप्टाइड में 3 अमीनो एसिड है। फर्स्ट अमीनो एसिड आया मेथियोनिन, दूसरा प्रोलिन और तीसरा वेलिन। तो ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस ऐसी क्यों है, क्या कारण है कि मेथियोनिन के बाद में वेलिन नहीं आया और वेलिन के बाद में प्रोलिन नहीं आया, क्योंकि द सीक्वेंस ऑफ दिस अमीनो एसिड्स आर कंट्रोल्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ कोडॉन ऑन द एमआरएनए मॉलिक्यूल। एमआरएनए पे AUG हमेशा फर्स्ट कोड होता है, इसलिए हम AUG को क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडॉन कहते हैं। आफ्टर दैट अगर पहले GUG होता तो वेलिन आ जाता, पहले है CCC इसलिए प्रोलिन आ गया, फिर GUG है तो इसलिए वेलिन आ गया। कहने का मतलब यह है, एमआरएनए पे जितने भी ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसको हम कोडॉन बोलते हैं, एंड ईच कोडॉन स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स, and during the translation process whenever the amino acids are bonded with the peptide bond, the sequence of this amino acid in a polypeptide chain is controlled by the sequence of codon on the mRNA. और जैसा मैंने आपको बताया, the sequence of codon on the mRNA is controlled by the nucleotide sequence in the डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल में जैसे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए का सिंथेसिस होता है, और जैसा एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस होगी, उसी के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड चेन में क्या होगा, अमीनो एसिड की सीक्वेंस होती है, और उसी अमीनो एसिड की सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। बहुत सरल बात है, इसको आप आराम से समझेंगे तो आप बेहतर समझ पाएंगे। तो जब कभी भी ऐसा पूछा जाए कि प्रोटीन की प्राइमरी संरचना का कंट्रोल कौन करता है, तो हम कहेंगे एमआरएनए पर जो कोडॉन्स होते हैं उनकी सीक्वेंस से कंट्रोल होता है, एंड द सीक्वेंस ऑफ एमआरएनए इज कंट्रोल्ड बाय द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए, जो डीएनए का वो टेम्पलेट जिसमें एमआरएनए पर हुआ है। तो कहने की बात है कि शरीर में कौन सी प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, वो डीएनए से कैसे प्रोटीन के माध्यम से इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है। तो इंफॉर्मेशन ऑफ द डीएनए इज डिलीवर्ड टू द एमआरएनए मॉलिक्यूल, एंड देन एमआरएनए वर्क एंड सिंथेसाइज ए पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहां पर जब कभी भी आपको एग्जाम पूछे प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में, यहीं पर देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे, द अमीनो एसिड सीक्वेंस, द लीनियर चेन ऑफ द अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या समझा रहे हैं, द यूनिक आइडेंटिफायर
The specific sequence define a unique protein. The specific sequence in the mRNA define or synthesize a particular protein molecule. The directionality क्या है? द अमाइनो एसिड टर्मिनस एन एंड कार्बोक्सिल सी टर्मिनस। यहां पर देखिए मैंने ट्राइपेप्टाइड बनाया है, इसके एक तरफ तो क्या है NH2 है, तो न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन में जो NH2 वाला एंड है उसको हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं एन टर्मिनस बोलते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड में क्या है? कार्बोक्सिल ग्रुप का सी है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सी टर्मिनस बोलते हैं। This is the only method of defining a polypeptide chain, that each polypeptide chain has the two ends. So one end is called as the N terminus and the other is called as the C terminus होता है। तो यहाँ पर यह है प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, उसको आप ध्यान से समझिएगा, रिलैक्स के अंदर समझना है। नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसको समझेंगे कि प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है और इनमें आपस में इंटर रिलेशनशिप क्या है। हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, पहले डेफिनेशन को आप देखेंगे। डेफिनेशन ये है द कन्फर्मेशन ऑफ द बैकबोन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। अब आपको ये रटना नहीं है, इसको समझना है। किसका कंफर्मेशन की बात कर रहे हैं? द बैकबोन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन। तो पहले समझते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन की बैकबोन कैसी होती है, तभी आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में। डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मैंने आपको बताया एवरी पॉलीपेप्टाइड चेन हैज वन एन टर्मिनस। तो यहां पर ये एन टर्मिनस है। इस फर्स्ट अमाइनो एसिड के साथ एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है R1, यहां पर H। उसके बाद आप सभी जानते हैं पेप्टाइड बॉन्ड होता है, जिसको मैं यहां पर बना देता हूं पेप्टाइड बॉन्ड। अगेन सेकेंड अमाइनो एसिड which is defined by the R2 alkyl group and then CO and NH, अगेन एक पेप्टाइड बॉन्ड है। और उसके बाद में यहाँ पर हम कुछ क्या करते हैं, एमिनो एसिड्स को आपस में जोड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। यहाँ पर मैंने एक 4 अमीनो एसिड को जोड़ दिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन मीन्स से नंबर्स। ये बहुत सारे हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन में बहुत सारे होते हैं। इस पॉलीपेप्टाइड चेन को जब मैंने बनाया है, अब आप देखेंगे इसके सेंटर की बात करता हूं, जहां से मैं मार्क कर रहा हूं आप देखेंगे ये कार्बन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ऐसे जहां जहां से मैं मार्किंग करता हुआ जा रहा हूं, इसको ये जो बॉक्स बना रहा हूं मैं, इसमें ये जो सीक्वेंस बनी हुई है इसको हम कहते हैं बैकबोन। यहां पर मैं लिख देता हूं दिस इज डिफाइंड एज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ये है पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन उसकी एक बैकबोन होती है। अब आप जानते हैं बैकबोन में क्यों कह रहा हूं, यहाँ पे हमारे शरीर में क्या होता है, हमारे बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक एक्सिस बना हुआ है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उसको बैकबोन कहते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड जो मैंने चेन बनाई है, इसमें ये जो सेंटर का जो पार्ट है जिसको मैंने इस बॉक्स में डाला है, ये इसकी बैकबोन का काम करता है। ये जो बैकबोन होती है ये ऐसे लीनियर फैशन में नहीं होती है, जैसे मैंने अभी बताया है, ऐसे ये लीनियर नहीं होती है। देयर इज नो लीनियर कन्फर्मेशन इन द बैकबोन। अब आप कहेंगे कि ये जो आपने मैंने ड्रॉ किया है तो ये फिर बैकबोन है वो सीधी नहीं, क्यों नहीं हो रही है? तो हम यहाँ पर बात करेंगे इसके सीधा नहीं होने के पीछे 2 रीजन है। यहाँ पर मैं बता देता हूं, मैंने कहा कि ये जो चेन है वो लीनियर नहीं है और इसके 2 रीजन है। कौन सा रीजन है? पहला रीजन है कि कार्बन कैसा होता है, आप जानते हो टेट्राहेड्रल कंडीशन के अंदर होता है, चतुष्फलक की व्यवस्था होती है। टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल नेचर ऑफ कार्बन, ये ऐसा अरेंजमेंट होता है। पहले मैं इसको समझाता हूं फिर दूसरी बात को समझेंगे। चलिए लिख देते हैं। दूसरा कारण है हम कहेंगे इंटरेक्शन। हम क्या कहेंगे? दूसरा कहेंगे इंटरेक्शन ऑफ
एल्काइल ग्रुप यानी कि आर ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, इंटरेक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। अभी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। पहला जो पॉइंट है मैं पहले उस पर आपको फोकस कराता हूं। यहाँ पे मैंने कहा पहला कैरेक्टर कौन सा देखना है कि कार्बन की बैकबोन है वो स्ट्रेट क्यों नहीं होती है लीनियर फॉर्म में। तो पहला रीजन हमने कहा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है कार्बन। मैं कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं, यहां पर आप देखें, यहां पर मैं एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं, आप समझ पाएंगे। यहां पर मैंने कहा ये एक कार्बन है। कौन सा कार्बन है? ये जो R1 वाला पहला एल्किल ग्रुप है, यहां पर देखिए मैं गोला बना रहा हूं, ये वाला कार्बन है। इस कार्बन के साथ में ऊपर की ओर क्या जुड़ा हुआ है? इसके ऊपर की ओर जुड़ा हुआ है R1 एल्काइल ग्रुप, ये यहां पर बॉन्डेड है। और आप जानते हैं कि कार्बन की टेट्राहेड्रल में अरेंजमेंट कैसा होगा? NH2 आएगा यहां पे, हाइड्रोजन कहां जाएगा? नीचे की तरफ, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ जाएगा यहां पे, जिसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CO, फिर आ गया N, नीचे की तरफ H। ऐसा अरेंजमेंट है। ओके, इसके अगर मैं आउटर मिला देता हूं मार्जिन्स को, यहां पे इसको मैंने ऐसे मिलाया, इसको इससे मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, और ये मैंने बना दिया। तो ये क्या बन गया? ये बन गया है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल बोलते हैं इसको, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ओके, 3D अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड्स ऑफ द कार्बन। तो यहां पर हमने कहा टेट्राहेड्रल है। सिमिलरली क्या होगा अगर मैं जब नेक्स्ट बना देता हूं, नेक्स्ट के अंदर, तो यहां पर क्या होगा? एक और कार्बन आ गया, ये आ गया, नेक्स्ट कार्बन आ गया। इस नेक्स्ट कार्बन के साथ में क्या होगा? ये आ गया एल्काइल ग्रुप, यहां पर हो गया, जिसको हमने कहा R2 है। फिर इसकी एक तरफ क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया। फिर उसके बाद में इसके नेक्स्ट तरफ क्या हो जाएगा? फिर C होगा, डबल बॉन्ड होगा, और ये हो गया पेप्टाइड बॉन्ड NH। ऐसे इसका अरेंजमेंट है। और यहां पर अगेन जब मैं मिला देता हूं, किसको? इसको मिला देता हूं इसके साथ, इसको मिला दिया मैंने यहां पे, इस कार्बन से मिला दिया और ये कार्बन से मिला दिया, क्या बना? अगेन फिर हर एक एमाइनो एसिड का जो सेंट्रल कार्बन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन बोलते हैं। ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन बोल रहे हैं, वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाता है। इसलिए कभी भी ये कार्बन की जो बैकबोन है, इस पॉलीपेप्टाइड चेन की जो बैकबोन है, वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है। ये जो बैकबोन है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है। ये क्या करती है? कुछ कंफर्मेशन एक्वायर कर लेती है, कुछ कंफर्मेशन, बताऊंगा कौन सा। दूसरा कारण क्या है? पहला हमने कहा कार्बन की टेट्राहेड्रल के कारण ये बैकबोन होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है। दूसरा कारण क्या है? आप देखो यहाँ पे, ये जो पास में जो एमाइनो एसिड्स आए हैं, ये वाला एमाइनो एसिड है, इसका एल्काइल ग्रुप और ये दूसरे वाले का एल्काइल ग्रुप एक दूसरे से इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे के साथ में या तो अट्रैक्शन करेंगे या एक दूसरे से क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। उससे क्या होगा? इनके अट्रैक्शन और रिपल्सन से ये जो बॉन्ड्स होते हैं इनमें क्या हो जाएंगे? रोटेशन हो जाएगा। यहां पर रोटेशन हो जाएगा, यहां पे रोटेशन हो जाएगा, जो मैं एरो बना रहा हूं। इन एंगल ऑफ रोटेशन के कारण भी ये स्ट्रेट नहीं रह पाएंगे। इसको मैं आगे और समझाता हूं, इंटरेक्शन ऑफ एल्किल ग्रुप कैसे होता है उसको आगे के स्ट्रक्चर में और समझाते हैं। चलिए मैं यहीं पे थोड़ा सा स्पेस बना देता हूं, क्योंकि आप यहां पर उतार चुके होंगे। यहाँ पे मैं हटा देता हूं इसको, यहाँ पे इसको हटाते हैं। तो ये इंटरेक्शन कैसे करेंगे आप देखें, यहां पर मैं बना देता हूं एक बार के लिए। ये एक अमीनो एसिड का कार्बन है, अल्फा कार्बन है। यहां पर मैंने कहा पेप्टाइड बॉन्ड है, जिसको मैं बोल रहा हूं CON और H, और यहां पर यह है दूसरा कार्बन है। बाकी मैं अभी नहीं बना रहा हूं इसके अंदर, केवल बॉन्ड बना के छोड़ देता हूं। इसके भी इधर बॉन्ड होंगे और इसके कार्बन पर भी ये बॉन्ड होंगे। अब मैं आ रहा हूं इस फाइनल स्टेज के ऊपर। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहाँ पे इस कार्बन पे भी क्या जुड़ा हुआ है? एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये एल्काइल ग्रुप है, आपस में इंटरेक्शन करेंगे।
ये वाले एल्काइल ग्रुप है, ये वाला एल्काइल ग्रुप है। द एल्काइल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड इंटरेक्ट विद द एल्काइल ग्रुप ऑफ द एडजेसेंट अमाइनो एसिड। एक दूसरे के पास में स्थित अमाइनो अम्लों के एल्काइल ग्रुप आपस में इंटरेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे ये तो आप खुद जानते हैं, आपने प्रीवियसली केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा हुआ है, स्कूलिंग के अंदर भी। अगर ये दोनों एल्काइल ग्रुप कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मान लेते हैं कि ये वाला अमाइनो एसिड इसका एल्काइल ग्रुप भी पॉजिटिव है और ये वाला ये भी पॉजिटिव है, यानी कि ये वाली बात कर रहा हूं मैं, ये एल्काइल ग्रुप दोनों है पॉजिटिवली चार्ज्ड ऐसे होंगे तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे एक दूसरे के साथ में रिपल्सन करेंगे, ये करेंगे रिपल्सन। सिमिलरली ये जो एल्काइल ग्रुप है दोनों कैसे हो, नेगेटिवली चार्ज हो, तब भी क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे। और आप जानते हैं कि जब कभी भी एक अमीनो एसिड पॉजिटिव हो और उसके पास वाला नेगेटिव हो तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा अट्रैक्शन। तो कहने की बात है कि एल्काइल ग्रुप ऑफ the adjacent amino acids are interact to each other if they are the both positively charged or the negatively charged, they repel to each other, or if the adjacent alkyl groups has the different charges, the plus or the minus, in that condition they attract to each other। तो अल्टीमेटली इस अट्रैक्शन और रिपल्सन से क्या होगा, ये जो मैंने बैकबोन की मैं जो बात कर रहा हूं इसका कॉन्फर्मेशन बदल जाएगा, ये लीनियरली नहीं रह पाएगी, ये इसके साथ में प्रॉब्लम। चार्ज के अलावा एक और फैक्टर है जो इसको प्रभावित करता है, बड़ा साइज। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो एल्किल ग्रुप बड़ा हुआ है इसका साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा साइज अगर हो जाए, यहाँ पे देखिए मैं मार्क कर रहा हूँ रेड, यहाँ का एल्किल ग्रुप है ये भी साइज के अंदर बहुत बड़ा हो जाएंगे। ये बहुत बड़े होंगे तो एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, उसको बोलते हैं हम स्टेरिक हिंडरेंस पैदा करेंगे। स्टेरिक हिंडरेंस दैट इज कॉल्ड एज त्रिविम्य बाधा। जो बड़े साइज के जो अमाइनो एसिड के एल्काइल ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे, त्रिविम बाधा जनरेट करेंगे। उस त्रिविम बाधा से क्या होगा, अगेन ये क्या होगा, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसकी बैकबोन है वो सीधी नहीं रहेगी, कुछ शेप ले लेगी। कौन सा शेप लेगी उसका अभी मैं आपको समझाता हूं कि जब कार्बन पॉलीपेप्टाइड चेन की जो कार्बन जो चेन है ये इसका हम कहेंगे स्केलेटन है, बैकबोन है, वो कन्फर्मेशन बदल देगी तो वो या तो अल्फा हेलिक्स बनेगी या बीटा प्लीटेड सीट बनाएगी, उसको अभी हम देखते हैं। देखिए तो जब अब इसमें क्या होगा, हमने कहा पॉलीपेप्टाइड जी की बैकबोन है वो एक कन्फर्मेशन ले लेगी। कौन सा कन्फर्मेशन ले सकती है, तो यहां पर मैं बनाता हूं कि ये एक है इमेजिनरी एक्सिस है। इस इमेजिनरी एक्सिस के अराउंड क्या करेगी, पॉलीपेप्टाइड चेन कोइल्ड हो जाएगी। द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कोइल्ड अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस एंड फॉर्म ए अल्फा हेलिक्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स कहते हैं। ऐसा हो सकता है और उसके अलावा क्या हो सकता है कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, बाय मेकिंग द जिग जैग, ऐसा जिग जैग बना लेगी। एक तरफ एन टर्मिनस होता है, एक तरफ सी, मैं बता चुका हूं। इसी तरीके से ये दूसरी जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी ऐसे पैरेलली अरेंज्ड हो जाएगी। एक बार के लिए मैं समझाने के लिए ये तीसरी और चेन बना लेता हूं, ये भी पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये आपस में पैरेलली अरेंज्ड हो जाएंगे और आपस में यहां से ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना बना करके आपस में जुड़ जाते हैं। सिमिलरली इस अल्फा हेलिक्स में भी क्या होगा, यहाँ पे आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना बना करके एक स्टेबल हेलिक्स बना लेते हैं। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर है, ये वाली सेकंड वाली बनाई है मैंने, इसे कहते हैं बीटा प्लीटेड सीट कहते हैं, बीटा प्लीटेड सीट कहते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, सेकेंडरी स्ट्रक्चर मींस the conformation of backbone of a polypeptide chain. There are two kinds of the conformation may be possible, or we can say there are two kind of the secondary structure, that is the alpha helix and other is the beta pleated sheet. When a polypeptide chain is coiled around an imaginary axis, just like
in the figure first, this is called as the alpha helix, and the alpha helix is stabilized by the hydrogen bondings. Similarly, some of the polypeptide chain arranged on a plane in the parallel or the anti-parallel manner and joined by the hydrogen bond, such kind of the structure is called the beta pleated C. इसको हम और ज्यादा डिटेल में नहीं समझेंगे, क्योंकि आप अल्फा हेलिक्स की एक अलग से वीडियो है, पूरी डिटेल के अंदर वीडियो है। एक्चुअल में वीडियो दो है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, अल्फा हेलिक्स पार्ट फर्स्ट, अल्फा हेलिक्स पार्ट सेकंड, डिटेल में आप वहां पढ़ेंगे। सिमिलरली बीटा प्लीटेड जो सीट है, इसकी भी दो वीडियो है, बीटा प्लीटेड पार्ट फर्स्ट और बीटा प्लीटेड पार्ट सेकंड, उसको भी आप उसी वीडियो के अंदर समझेंगे, तो डिटेल के अंदर आ पाएगा। यहां पर मैं आपको एग्जैक्टली एक्सप्लेन ये कर रहा हूं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। द व्हाट इज द मीन ऑफ टर्सरी स्ट्रक्चर द प्रोटीन। यहां पे आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा में सोचना है, थोड़ा अलग सोचना है, लेकिन सोचना और समझना है, तभी ये स्ट्रक्चर से समझ में आएगी। अगेन मैं वापस जो काम पहले किया था वही कर रहा हूं, आप देखें, रिपीटेशन न माने। अगेन एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना रहे हैं, देखिए ये NH2 हो गया, C उसके ऊपर हो गया R, नीचे की तरफ H बनाया, और ऐसे एक मैं बना देता हूं पार्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। अगेन यहाँ पे R, यहाँ पर H, सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट पेप्टाइड बॉन्ड दैट इज CONH, and this is the third amino acid, and again C double bond O and NH। और ऐसे अगर अब मैं बार बार अब क्यों बनाऊं, आगे लिख देता हूं N नंबर ऑफ द अमीनो एसिड आर बॉन्डेड विद द पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं, और ये कौन सा है पेप्टाइड बॉन्ड, आप देखेंगे ये वाला है पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला है यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जिसको मैंने बॉक्स में डाला है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या होगा, एक है पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला हो गया पेप्टाइड बॉन्ड, और यहाँ पे आप देखेंगे ये है इसका तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ईच अमीनो एसिड्स द एडजेसेंट अमीनो एसिड्स आर जॉइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। यहाँ पे हम लिख देते हैं नाम, ये मैं तो आपको पहले से ही बता चुका हूँ। तो अब हम यहाँ पर नया क्या समझने वाले हैं, अभी वापस आते हैं पॉइंट पे। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखते हैं, हम बात किसकी करेंगे, पहले पॉइंट लिख देता हूं। अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो मैं ये कहूंगा, देखिए 3D, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। 3D अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स, 3D अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो मैं यही डेफिनेशन आपको बताने वाला हूं। किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन में जितने भी एटम्स होते हैं उसका 3D अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी स्ट्रक्चर। यहां पर देखें, द टर्सरी स्ट्रक्चर इज द 3 डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ द प्रोटीन स्टेबलाइजिंग बाय द इंटरेक्शन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये मैं डिस्कशन कर चुका हूं। डाइसल्फाइड बॉन्ड ये अभी बता देंगे। दिस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर डिटरमाइन द प्रोटीन यूनिक फीचर। सब धीरे धीरे समझते जाना है, जल्दबाजी नहीं करना। हमने कहा द अमीनो एसिड्स आर बॉन्डेड इन ए चेन लाइक फैशन एंड मेक ए पॉलीपेप्टाइड चेन, एंड ईच चेन हैज 2 ends, that is the N terminus and other is the C terminus. C is denoted by the carboxylic group and other end N terminus is called as the amine group, जिसको हम बोलते हैं NH2 कहते हैं, amine group कहते हैं। ये इसका है। अब देखो आप, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि इस स्ट्रक्चर में आप क्या देखेंगे, each amino acid interact with only 2 amino acids, other amino acid। जैसे हमने कहा कि ये वाला जो अमीनो एसिड है, जिसपे देखो मैं R के ऊपर गोला कर रहा हूं, ये वाला जो अमीनो एसिड है, दिस अमीनो एसिड इंटरैक्ट विद एडजेसेंट अमीनो एसिड, जस्ट लाइक ये अमीनो एसिड इसके साथ इंटरेक्शन करेगा, और ये वाला अमीनो एसिड किसके साथ करेगा, इसके साथ में। बिकॉज इन ए लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन each amino acid is bonded with the 2 other adjacent amino acid. So each amino acid except the terminal, किनारे वाले तो एक से करेगा, the each amino acid interact with the 2 other amino acid। कैसे इंटरेक्शन करेगा, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इनके एल्काइल ग्रुप एक दूसरे के साथ में सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज गए हैं तो अट्रैक्शन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा इस फिगर में
ये जो सेकंड थर्ड नंबर मैंने आर बना रखा है, अगर हम मान लेते हैं फर्स्ट वाला पॉजिटिवली ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी पॉजिटिव है, तो इनमें रिपल्सन होगा, अपोजिट चार्ज है तो इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन हो रहा है, ये इंटरेक्शन चार्ज है। अब आप ये देखें, अगर ये बड़े साइज के होते, चार्ज तो नहीं हो, यानी कि नॉन पोलर हो लेकिन बड़े साइज के हो, तो उसको हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस या त्रिविमीय बाधा बोलते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अब यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है जब फोल्डिंग करेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कि पॉलीपेप्टाइड चेन है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं होती है, वो अल्फा हेलिक्स बनाती है, बीटा प्लेटेड शीट बनाती है। तो यहां पर इस ऊपर वाली स्ट्रक्चर को अगर मैं सिंपल बताऊं तो ये एक बीड्स है, इसको आप मान लेते हैं अमीनो एसिड्स है। ये वाले क्या है, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड्स है, ये बहुत सारे क्या है, अमीनो एसिड्स है, उसकी चेन है। इसको मैं कह रहा हूं कौन सा टर्मिनस है, सी टर्मिनस है। और सिमिलरली इधर कौन सा टर्मिनस है, इसको मैं लिख देता हूं एन टर्मिनस है, एन टर्मिनस है। अब आप यहां पर देखें, मैं आपको समझा रहा हूं, इसको देखिएगा आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी क्लियर होगा। मैं मान लेता हूं ये पहला अमीनो एसिड है, प्लस चार्ज है, दूसरा प्लस है, फिर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, प्लस है, फिर उसके बाद मान लेते हैं प्लस है, फिर नेगेटिव नेगेटिव है, फिर देन प्लस और देन माइनस। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, अगर ऐसा अरेंजमेंट है तो आप क्या देखेंगे, ये वाले दो अमीनो एसिड है, इसमें क्या होगा, रिपल्सन, रिपल्सन को मैं लिख देता हूं आर, रिपल्सन हो रहा है, इन दोनों में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, इन दोनों में अगेन क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, सेम चार्ज में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, प्लस माइनस में रिपल्सन हो रहा है। और यहां पर आप देखेंगे इसके अलावा में ये वाले प्लस और माइनस है, इसमें हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, अगेन यहाँ प्लस और माइनस में हो रहा है अट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है अट्रैक्शन। यानी कि अगेन इस स्ट्रक्चर में मैं एक ही बात को बता रहा हूं कि each amino acid interact with the two other amino acid but when a polypeptide chain fold, अगर ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, आप ऐसा मानिए कि ये फोल्डिंग कर रही है, ऐसे ये फोल्डिंग कर रही है, ये और फोल्डिंग कर रही है, अगेन फोल्डिंग कर रही है, ऐसी स्ट्रक्चर है, यू शेप में आ गई है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक अमीनो एसिड आप देखिए कितनों से इंटरेक्शन कर रहा है, ये अमीनो एसिड, जैसे अगर मैं इस अमीनो एसिड की बात कर रहा हूं, पहले इंटरेक्शन कर रहा था इससे और इससे, अपने लेफ्ट और राइट से, अब इसके सामने जो अमीनो एसिड है इसके साथ भी इंटरेक्शन करेगा, तो उससे क्या होगा, ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए इसके जो लेटरल ग्रुप्स है, यहां पर लेटरल ग्रुप का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि ईच अमीनो एसिड है जिसका अल्फा कार्बन है और उसकी जो चार आपने वैलेंसी बढ़ी हुई है, यहां पर मैंने बताया एल्काइल ग्रुप होता है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये तो फिक्स हो रखा है पहले से ही पेप्टाइड बॉन्ड में, दूसरी तरफ का NH2 है, ये भी क्या हो रखा है, फिक्स्ड हो रखा है। अब प्रॉब्लम किसके साथ में क्रिएट हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है इस एल्काइल ग्रुप के साथ में, इसको बेचारे को एडजस्ट करना पड़ रहा है, हाइड्रोजन को एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो जब कोई लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन है वो फोल्डिंग करती है, फोल्डिंग कर रही है, तो फोल्ड करती है तो अमीनो एसिड का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। जो नॉर्मली अमीनो एसिड अकेला अपने आसपास के दो अमीनो एसिड से इंटरेक्शन कर रहा था, अब फोल्डेड से द अमीनो एसिड कैन इंटरेक्ट विद द अमीनो एसिड व्हिच इज प्रेजेंट वेरी फार फ्रॉम दैट अमीनो एसिड इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन। उससे क्या होगा, हमने कहा कि जो इसके जो एटम्स होते हैं वो अपने आप को 3D कन्फर्मेशन में मोस्ट स्टेबल कंडीशन, जहां पर सबसे कम रिपल्सन हो, सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, वहां अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, ऑल द एटम्स इन ए पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड एज द टर्शियरी स्ट्रक्चर। यानी कि टर्शियरी स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हमें फोल्डिंग के बारे में भी समझना है कि पॉलीपेप्टाइड चेन में फोल्डिंग होती है। अब आप देखें, हम ये कहते हैं कि किसी प्रोटीन में ये फोल्डिंग डिस्टर्ब हो गई तो क्या होगा, फोल्डिंग नॉर्मल नहीं होगी, एबनॉर्मल फोल्डिंग हो गई तो वो एंजाइम काम ही नहीं करेगा, वो जो प्रोटीन है वो काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं काम कर पाएगा, इसको आपको मैं समझा देता हूं। हम जानते हैं कि ईच एंड एवरी द बायोकेमिकल रिएक्शन इज catalyzed by a specific enzymes and we all know that all enzyme has a particular active site। एक पर्टिकुलर क्या होगी, एक्टिव साइट होगी। इसी एक्टिव साइट के साथ में सबस्ट्रेट जुड़ के अपना काम करता है। अगर प्रोटीन की फोल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो गई, अगर प्रोटीन की फोल्डिंग है वो डिस्टर्ब हो गई तो नतीजा क्या होगा, एट द रिजल्ट एक्टिव साइट क्या हो जाएगी, डिसरप्ट हो जाएगी। एक्टिव साइट नॉर्मल नहीं रहेगी तो ये एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, एंजाइम काम नहीं करेगा तो
अपनी जो केमिकल रिएक्शंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी, इनबॉर्न एरर हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियां जनरेट हो जाती है प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से। प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से बीमारियां होने का कारण क्या है? हमने कहा प्रोटीन की जब मिसफोल्डिंग होती है तो क्या होगा? प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होने से जो एंजाइम्स है, एक्टिव साइट है, वो डिसरप्ट हो जाती है, वो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा, बायोकेमिकल रिएक्शंस है वो ब्लॉक हो जाएगी और उससे बहुत सारी डिजीज जनरेट हो जाती है। जैसे मैं जनरल सी बात कहूं, आपने नाम पढ़ा हुआ है एल्बिनिज्म रोग, एक ऐसी बीमारी आपने सुनी है जिसके अंदर बॉडी होती है पूरी व्हाइट कलर की होती है, व्हाइट कलर की बॉडी होती है, बाल सफेद होते हैं, स्किन सफेद होती है और वो काला चश्मा लगा करके चलते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं एल्बिनो। तो मेलेनिन पिगमेंट स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आप ध्यान से सुनिएगा, मेलेनिन पिगमेंट होते हैं वो स्किन के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर मेलेनिन जो पिगमेंट्स है वो बॉडी में नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे हैं? टायरोसिनेज एंजाइम की कमी से। टायरोसिनेज एंजाइम एबनॉर्मल हो गया, प्रोटीन के मिसफोल्डिंग से वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो मेलेनिन पिगमेंट नहीं बनेंगे और ये डिजीज जनरेट हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी बीमारियां जो प्रोटीन के मिसफोल्डिंग के कारण से होती है। तो पहला रीजन ये हो गया कि प्रोटीन की फोल्डिंग प्रॉपर होना क्यों जरूरी है। अब बात आती है प्रोटीन है वो मिसफोल्ड क्यों हो जाएगी, कौन कौन से फैक्टर है जो प्रोटीन की फोल्डिंग को डिस्टर्ब करते हैं, ये आपके सामने अगर आप सोचेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स मैंने कहा पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अमाइनो एसिड रिपल्सन करेंगे, सिमिलरली नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। अब आप सोचो कि जैसे एस्पार्टिक एसिड है, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एस्पार्टिक एसिड होता है, उसकी साइड चेन होती है CH2COO माइनस है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है। ऐसे दो एस्पार्टिक एसिड एक दूसरे के पास में आएंगे तो रिपल्सन करेंगे, क्योंकि इसकी ब्रांच क्या? नेगेटिवली चार्ज। लेकिन आपने मीडियम का पीएच बदल दिया, एसिडिक मीडियम बना दिया, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? मीडियम के H+ को एक्सेप्ट करते से ये जो एस्पार्टिक एसिड की साइड चेन है, जो पहले थी CH2COO माइनस, अब बन गई CH2COOH, यानी कि इसका पॉजिटिव चार्ज एंड हो गया। तो दो एस्पार्टिक एसिड जब पास पास में थे, नॉर्मली क्या कर रहे थे? रिपल्सन कर रहे थे। अब एसिडिक मीडियम से पीएच के बदलने से, पीएच की वैल्यू घटने से क्या हो गया? वो न्यूट्रल हो गई, अब उनमें रिपल्सन खत्म हो गया। सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव अमीनो एसिड एक दूसरे के पास में अट्रैक्शन कर रहे हैं, पीएच को डाउन हो गया तो क्या हो गया? नेगेटिव खत्म हो गया, अब उनका रिपल्सन खत्म हो गया, तो प्रोटीन की फोल्डिंग डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना। तो एनवायरमेंट का जो पीएच होता है वो क्या करता है? प्रभावित करता है। एनवायरमेंट का पीएच के चेंज होने से प्रो अमाइनो एसिड्स के चार्ज जो होते हैं वो बदल जाते हैं। आपने हमारी एक पुरानी वीडियो में देखा हुआ है, जो था अमाइनो एसिड टाइट्रेशन कर्व, उसमें हमने बता रखा है कि पीएच का क्या इफेक्ट होता है। कोई अमाइनो एसिड है, प्रोटॉन को रिलीज कब करता है और एक्सेप्ट कब करता है, जिसको प्रोटोनेशन डीप्रोटोनेशन कहते हैं, उसकी डिटेल हम वहां पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको टर्सरी स्ट्रक्चर को क्लियर किया है। इसकी भी एक डिटेल अलग से वीडियो और आएगी, मायोग्लोबिन के एग्जांपल से हम समझेंगे, प्रोटीन फोल्डिंग की एक और वीडियो आएगी, है ना, तो और डिटेल बढ़ती जाएगी। अभी तो मैं जस्ट इस वीडियो में प्राइमरी सेकेंड टर्सरी क्वार्टरनरी का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ। जैसे मैंने बताया कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो वीडियो आएगी, अल्फा हेलिक्स अलग है, बीटा प्लेटेड की अलग है, दो वीडियो है। टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन की फोल्डिंग है, उसकी अलग वीडियो है, प्रोटीन का पैकिंग कंस्टेंट उसकी अलग वीडियो है। तो ऐसे बहुत सारी डिटेल धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, एक साथ बढ़ाएंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, ये बातें मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं। एमिनो एसिड की सीक्वेंस, मैंने कहा फैक्टर कौन से हैं जो टर्सरी स्ट्रक्चर को अफेक्टेड करते हैं। अमीनो एसिड की सीक्वेंस अगर बदल जाएगी तो फोल्डिंग बदल जाएगी। इंटरामोलिकुलर इंटरेक्शन मैंने बताया आपको, आयनिक प्लस प्लस क्या होते हैं? रिपल्सन, माइनस माइनस क्या होंगे? रिपल्सन करेंगे, ये मैंने बता दिया। एनवायरमेंटल कंडीशन मैंने आपको समझा दी, पीएच का क्या इफेक्ट होता है और टेम्परेचर से भी प्रोटीन क्या होती है? डिसर्प्ट हो जाती है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये यहाँ पर अगेन वही बात दे रखी है इसके अंदर, प्रोटीन की फोल्डिंग की मैकेनिज्म के बारे में अगेन मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, न्यूक्लिएशन। व्हाट इज द मीन ऑफ द न्यूक्लिएशन? द इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल फोल्डिंग यूनिट्स, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लिएशन। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड क्लस्टर इनटू ए कोर, ये याद करने की बात ही नहीं है। देखो अभी हमने कहा कि एस्पार्टिक एसिड क्या होता है? CH2COO माइनस होता है। सिमिलरली ग्लूटामिक एसिड क्या होता है? देखो आप मैं लिख देता हूं, CH2CO माइनस। पहला वाला कौन सा मैंने बताया है? ये है एस्पार्टिक एसिड, ये एस्पार्टिक एसिड।
दूसरे वाला क्या है, ये वाला है ग्लूटामिक एसिड, and both the amino acid has the charged alkyl group. Similarly हम बात कर रहे हैं लाइसिन की, इसमें क्या होगा, CH2 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 4 टाइम्स, देन होगा NH3+, ये है लाइसिन। ये लाइसिन भी क्या है, साइड चेन इसकी होती है पोलर, चार्ज है। तो ये क्या करेंगे, ये वाटर के साथ में हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं, जो भी चार्ज्ड मॉलिक्यूल है वो पानी से प्रेम करते हैं, ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड्स है। तो जब ये दूसरा अमीनो एसिड होता है हाइड्रोफोबिक, जैसे मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे अगर साइड चेन में बना देता हूं, ये पहली वीडियो में दे रखा है डिटेलिंग के अंदर, आप उसमें देख पाएंगे। ये वाला है वेलिन, वेलिन में एलिफेटिक चेन है। सिमिलरली मैं आ जाता हूं, आप देखें यहाँ पे CH2 CH और CH3 और CH3, इसको हम कहते हैं ल्यूसीन। इन सभी में लॉन्ग एलिफेटिक चेन है, और ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक यानी कि ये पानी से दूर रहना पसंद करते हैं, फोबिया है इसमें पानी का, हाइड्रोफोबिक। तो जब कभी भी प्रोटीन की फोल्डिंग होती है तो पानी से दूर रहने वाले अमीनो एसिड कहाँ रहेंगे, सेंटर में रहेंगे। यानी कहने की बात है हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड अंदर की तरफ फोल्ड रहेंगे, और हाइड्रोफिलिक कहाँ रहेंगे, बाहर की तरफ फोल्ड रहेंगे। इसी को हमने कहा हाइड्रोफोबिक कोलैप्स कहते हैं। गाइडिंग द फोल्डिंग, अब देखिए यहाँ पर एक नया मॉलिक्यूल है, इसकी पूरी एक अलग वीडियो है, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, समझा देता हूँ। चैपेरोनिन असिस्टेड प्रोटीन फोल्डिंग। चैपेरोनिन एक स्पेशल टाइप के क्या होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करते हैं। इसकी अलग से एक वीडियो है, तो यहाँ पर केवल इसको डिफाइन किया गया है। अब यही बात प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से डिजीज की बात करें, प्रोटीन की मिसफोल्डिंग से मैंने कहा अल्जीमस डिजीज होती है, पार्किंसन डिजीज होती है, हंटिंगटन डिजीज होती है, प्रियन डिजीज होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि मिसफोल्डिंग से क्या हो। इसकी भी अलग से वीडियो, अपनी अल्जीमर की अलग वीडियो बनाई है मैंने, पार्किंसन की अलग वीडियो बनाई है, प्रोटीन मिसफोल्डिंग और डिजीज की अलग से वीडियो अपने बना रखी है। ये है टेक्निक्स। आप अगर किसी प्रोटीन की टर्सरी स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो कौन सी टेक्निक काम मिलेंगे, ये सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से बहुत काम का है। तो हम कहेंगे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक है, इससे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। एनएमआर, एनएमआर का मतलब है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं। देन क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इससे हम प्रोटीन का विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। और कंप्यूटेशनल मॉडलिंग है, उससे हम 3D स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। दीज आर द सम ऑफ द टेक्निक्स विच इज यूज्ड टू स्टडी द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। And importance of the tertiary structure I have already explained. The folding, the proper folding of polypeptide chain determine the activity of enzymes or the protein, maintain the stability of the polypeptide chain, and facilitate the binding with the subject substrate during the biochemical reaction, and enable the proper folding. I have already explained it. Then what is the quaternary structure? प्रोटीन की चतुष्कीय फलकीय संरचना क्या है? देखिए, आपको सरल बातों से चलना है। अभी तक मैंने बताया टर्सरी स्ट्रक्चर में हमने बात की केवल एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। यहां पर मैं बात कर रहा हूं वो प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन है, हम बात कर रहे हैं वो प्रोटीन जिसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ऐसी प्रोटीन जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन है बहुत सारी, मोर देन वन। पॉलीपेप्टाइड चेन 2 नंबर, पॉलीपेप्टाइड चेन नंबर 3, पॉलीपेप्टाइड नंबर 4, ऐसे। इफ ए प्रोटीन कंटेन्स मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन, सच काइंड ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एज द मल्टीमेरिक प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज द मल्टीमेरिक प्रोटीन कहते हैं। मल्टीमेरिक, मोनोमर जानते हैं आप, सिंगल का मतलब है मोनोमर, पॉलीमर का मतलब बहुत ज्यादा होता है, मल्टी का मतलब भी ज्यादा होता है। तो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट। Such kind of the protein, the complex protein is called as the multimeric protein, and the unit of this protein is called as the subunit. Subunits बोलते हैं, subunits of the protein कहते हैं। देखिए यहीं पर लिखा मैंने, the multimeric protein more than one polypeptide chain। जैसे हीमोग्लोबिन में आपने पढ़ा हुआ है, ये साइड में फिगर देखिए, हीमोग्लोबिन मैंने बना रखा है। हीमोग्लोबिन में आप क्या देख रहे हैं, हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, दिस अल्फा 1, अल्फा 2, सिमिलरली हियर द बीटा 1 एंड द बीटा 2। द हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4 polypeptide chain।
That's why hemoglobin is called as the multimeric protein. And each chain that are denoted by the A1, A2 or beta 1 and the beta 2 is called as the subunit. And here in the quaternary structure I am talking about the arrangement of these subunits in a multimeric protein is called as the quaternary structure of protein. Here देखिए the quaternary structure, the conformation of the all subunits of a multimeric protein. किसी multimeric protein में ये जो चारों subunits हैं इनका arrangement कैसा होता है उसी को हम कहते हैं quaternary structure कहते हैं. यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको और भी क्लियर कर देता हूँ किसको मल्टीमेरिक प्रोटीन के बारे में. हम मान लेते हैं कि जैसे मैं हीमोग्लोबिन की बात करता हूँ एक सिंपल डायग्राम बना लेता हूँ. ये मान लेते हैं हीमोग्लोबिन का है हीम, ये क्या है हीमोग्लोबिन का हीम. और आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के हीम में क्या होता है आयरन होता है जो Fe+2 फेरस स्टेज के अंदर रहता है. अब हम ये मान लेते हैं कि इसके साथ में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है. ये वाली 1, ये वाली मान लेता हूं मैं 2, ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन 3 और ये वाली पॉलीपेप्टाइड है 4. इसको मैं कह देता हूं अल्फा 1, इसको मैंने कह दिया अल्फा 2. सिमिलरली ये वाली अल्फा 3, ये वाली अल्फा 4. अब देखते हैं क्या अरेंजमेंट होगा. हमने यहाँ पर बताया कि ये हीमोग्लोबिन में सेंटर में होता है हीम मॉलिक्यूल जिसमें Fe+2 होता है. अब यहाँ पर देखें ये जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है क्या बना रही है अल्फा हेलिक्स कोइल्ड हो रही है ऐसे. ये वाली सेकंड ये भी क्या हो रही है कोइल्ड हो रही है. ये वाली क्या होगी तीसरी है ये भी कोइल्ड हो रही है. और चौथी पॉलीपेप्टाइड चेन है ये भी बन गई है. अभी हमने क्या कहा कि ये जो है पॉलीपेप्टाइड चेन ये कैसी है अल्फा हेलिक्स फॉर्म में चारों की चारों. अभी पिक्चर बाकी है, अभी अगेन और देखते हैं क्या होने वाला है. फिर हमने कहा कि ये जो हीमोग्लोबिन का जो हीम है आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड दिस आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फेरस ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पे अब क्या होगा ये वाले जो अल्फा हेलिक्स बना था ये आपस में फोल्डिंग करके एक गोला बना लेगा. यहाँ पे वाले इन्होंने फोल्डिंग कर ली, ये फोल्डिंग कर ली और ये फोल्डिंग कर दी. चारों पॉलीपेप्टाइड चेन है फोल्डिंग कर दी है. अब इन चारों का अरेंजमेंट कैसा होगा या कैसा हो सकता है पहले तो वो बता दें. पॉसिबिलिटी बता रहा हूं. मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ये आपस में कैसी रह रही है ये आपस में ऐसे रह रहे हैं जैसे स्क्वायर बना रहे हैं और उसके बीच में सेंटर में क्या है हीम है. यहाँ पे इसके सेंटर में जो क्या है हीम का मैं लिख देता हूँ He है. और किनारों के ऊपर क्या है इसके किनारों पर आप देखेंगे तो हमने कहा अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 और बीटा 2. ये अरेंजमेंट में भी पॉसिबल, मैं ये नहीं करूं ऐसा है समझिएगा. अब ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पे पहले बनता 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कौन सा आ जाता 3 सब यूनिट तो यहाँ पर है और चौथा गोला है इसके ऊपर की तरफ लगा हुआ है. यानी कि ऐसा अरेंजमेंट होता, ऐसे अगर अरेंजमेंट होता चारों तो क्या हुआ ये अरेंजमेंट किसका बदला है ये बना है इन सब यूनिट्स का अरेंजमेंट है. यानी कि मल्टीमेरिक प्रोटीन में ये जो सब यूनिट्स है उसका अरेंजमेंट क्या है उसी को हम क्या बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन कहते हैं. तो ध्यान से समझिएगा अभी सभी की डिटेल आने वाली है इसके बाद की वीडियोस के अंदर. हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन कोऑपरेटिविटी, बाइंडिंग लिगेंड बाइंडिंग है ना. तो बहुत सारे टॉपिक्स आने वाले हैं तो उसको आप सीक्वेंस से समझते जाएंगे तो डिटेल आती रहेगी. ये जो वीडियो बनाई हुई है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वाटरनरी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया है ताकि आप आगे की वीडियो होती है उसको डिटेल में समझ पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा.